काला और घना, केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है नया BlackBerry 8830 सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेज करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस BlackBerry 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, Qwerty कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। BlackBerry 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। पैरोल या पिकनिक, देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीटाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास।
खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। संसद में भारी हंगामे के बाद पास हुआ तेलंगाना बिल। बीजेपी ने किया बिल का समर्थन। तेलंगाना समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। दक्षिण भारत में गरजी नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सत्ता के नशे में चूर है कांग्रेस, आंध्र मुसीबत में है लेकिन सोनिया और राहुल को वहां जाने की फुर्सत नहीं। राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। हत्यारों को मिली बड़ी राहत, 3 दोषियों की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील। और जंतर मंतर पर बीजेपी का हल्ला बोल। कहा दिल्ली की सत्ता के लिए नहीं संभाल पाए केजरीवाल, जिम्मेदारियां बचकर भागे हैं। कांग्रेस और आपका बीजेपी पर हल्ला बोल। मुंबई में सामने आया खेल प्राधिकरण में महिला से छेड़छाड़ का मामला। महिला खिलाड़ी ने लगाया कोच पर छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी कोच जमानत पर रहा। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज बात विवादों की, या तो ये कहें कि एक तरह से अराजकता के बीच पास हुए तेलंगाना बिल की करेंगे। यूपीए सरकार ने इस बिल को पास कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ झोंक दिया। संसद में जो भी हुआ वो पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ, और जो हुआ उन्हीं विषयों और पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे बेबाक बहस में। तो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 37 संशोधन करने के बाद जब तेलंगाना बिल को संसद के पटल पर रखा और आखिरकार विरोध के बावजूद संसद के बंद दरवाजों के अंदर लोकसभा में तेलंगाना बिल पास हो गया। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, बातचीत करेंगे बेबाक बहस में इसी मसले पर। चलिए, दरअसल कुछ तकनीकी खराबी है। ये स्टोरी, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। कभी कभी कुछ चीजें बस के बाहर होती हैं।
उसको हम दिखाएंगे आपको। लेकिन दरअसल समझिए ये कि जो कुछ हुआ आज लोकसभा में वो पहले नहीं हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बोफोर्स कांड और आपातकाल के समय भी ये नहीं हुआ। बंद कमरों में एक राज्य के बंटवारे का फैसला हो गया और हालत ये हुई कि लोकसभा टीवी का प्रसारण तक बंद कर दिया गया। क्यों ये नौबत आई, इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ शक्ति सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू लीडर हैं आप। संदीप दुबे जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आम आदमी पार्टी नेता। बासिक सिंह राणा जी हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता। बबलू पंडित टीएमसी नेता हमारे साथ है। साथ ही ब्रिजेश कल्पा जी जुड़ेंगे हमारे साथ, कुछ देर में बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करूंगा शक्ति जी आपसे मैं, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि 2014 लोकसभा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया था, इस बिल को पास कराना, और उसको राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू पर रखकर उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है कांग्रेस, जिसके कारण वो ये मान के चल रही थी कि 15वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में किसी भी स्थिति में भी इस बिल को उसको पास कराना था, और जिसके लिए उसने आज इस बिसात को बिछाया था। तो ये क्या जरूरी था कि दरवाजे बंद कर दे, मार्शल तैनात कर दिए जाए, प्रसारण जो है लोकसभा टीवी का वो बंद कर दिया जाए? देखिए ये तो एक अलग, तो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक चीज हुई है आज। और हम लोग जिस समय की बात होती है कि इमरजेंसी लगाया गया था, उस समय का दौर तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर इस तरह की घटना आज हुई, ये भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय संसदीय परंपरा के लिए निश्चित तौर पे इसकी निंदा की जानी चाहिए, और ये काला दिवस था। ठीक है, निंदा भर से कैसे ये चीज छोड़ दी जाए? ये हालत क्यों हुई कि आखिर एक राज्य का बंटवारा आप कर रहे हैं, उसकी वजह से इस तरह का माहौल बन जाए कि आपको प्रसारण तक बंद करना पड़े, आपको दरवाजे बंद करने पड़े, वो चीजें करनी पड़ जाए जो लोकतांत्रिक इतिहास में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से भी मंजूर नहीं है। शक्ति जी, और ये निश्चित तौर पे अलोकतांत्रिक कदम था, और इससे भारतीय लोकतंत्र को ठेस पहुंचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 65-67 साल के बाद इस भारतीय राजनीतिक दलों को ये समझना पड़ेगा कि आप जनता के से जुड़े हुए इश्यूज पर निर्णय ले रहे हैं, और उस स्थिति में अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, सदन के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, जो संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर अगर आप पारदर्शिता नहीं रखते हैं, तो फिर कहां पारदर्शिता आपसे उम्मीद की? चलिए बबलू पंडित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टीएमसी नेता बबलू पंडित जी हमारे साथ है। टीएमसी दरअसल आज इसके विरोध में थी, बायकॉट भी किया गया, वॉकआउट किया गया इसका। जेडीयू भी इसके विरोध में थी, बोलने का मौका नहीं दिया गया, प्रसारण बंद कर दिया गया। लेकिन बबलू जी, क्या लगता है आपको कि यह हालत क्यों हुई कि बंद कमरे में एक राज्य के बंटवारे का फैसला करना पड़ जाए, बिल पास करवाना पड़ जाए? इतने तिकड़म भिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में साठगांठ हो गई है, और इन्होंने बंटवारे से पहले मीडिया को भी दूर रखा। ये मीडिया का भी अपमान है। ये लोग कांग्रेस हमेशा देश को बांटने का काम करती है। कांग्रेस को पता है हम 92 से 95 संख्या में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस ने ये स्टैंड चुनाव जीतने के लिए किया गया स्टैंड है, और इन्होंने दिल्ली में एक केजरीवाल जैसा व्यक्ति भी खड़ा कर दिया है। खाते ना भाई, केजरीवाल कहे वो सही। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ऐसे नेता हैं जो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज आपका विरोध किस चीज को लेकर था? हमारा विरोध यह है कि अगर अलग राज्य बनाते, आम सहमति बनाते, घर में झगड़े फसाद हो रहे हैं, उस चीज से राज्य बनाना उचित नहीं था। वॉकआउट क्यों किया था आपने? वॉकआउट इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग बंटवारे से, झगड़े फसाद से दूर रहते हैं। हम सभी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का काम करते हैं। बंटवारे का तो समर्थन करते हैं ना आप? बंटवारे का तो समर्थन करते हैं आप? बंटवारे का समर्थन तब करते हैं जब उनमें आम सहमति हो, राज्य में आम सहमति। ये नौबत क्यों आई? क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी या कांग्रेस जिम्मेदार है? कांग्रेस को हर जगह हार का मुंह देखना पड़ रहा है। बासिक राणा जी हमारे साथ है। बासिक जी, क्या लगता है ये कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत है? देखो, नंबर एक तो भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के हमेशा फेवर में रही है। ये जो बना है इसका तो हम स्वागत करते हैं, और जिस तरह से बना है, जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी
पहले 3 राज्य बना चुकी है और आपने देखा कोई घटना नहीं, आराम से डिवीजन होगा, आराम से लोग आज रह रहे हैं, अलग से स्टेट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो इनका तरीका रहता है, इनका तरीका वोट बैंक का रहता है। इनको कोई लेना देना नहीं कि लोगों को परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, क्या गलत था, क्या सही होना चाहिए। तो जिस तरह से इन्होंने डील किया है इसको, तो एक दूसरे के आमने सामने सीमांत और इनको खड़ा कर दिया है। नहीं, क्या तरीका क्या होना चाहिए था बासिक जी, तरीका क्या होना चाहिए था इसको। अब यहाँ पर देश और दर्शक जो जुड़े हैं हमारे साथ, वो ये जानना चाह रहे हैं, बीजेपी समर्थन में भी है, विरोध में भी है, क्रेडिट लूटने की होड़ भी है, कहीं से भी कोई लूपहोल भी न रह जाए कि आप जनता के सामने जाकर ये ना बता पाए कि बीजेपी आपके विरोध में थी और फेवर करके कांग्रेस को आप उसको क्रेडिट भी नहीं देना चाहते। तरीका क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया। सिंह साहब, ये कोई पहली बार डिवीजन नहीं हो रहा। अब ये जो वो तो ठीक है, वो सबको पता है पहली बार नहीं हो रहा। आप ये देखो, आप अपनी स्थिति बताइए। हम लोगों ने 3 राज्य पहले बनाए हैं, आप देखो किस तरह से बनाए, कोई इस तरह से डिवीजन नहीं किया, तो वही लोगों ने झगड़े नहीं कराए। कह रहा हूं कि क्या तरीका होना चाहिए। आज इन्होंने वोट के, क्योंकि देखिए कांग्रेस समाप्त हो रही है, इन्होंने ये फैसला किया कि भाई कम से कम आंध्र में हम 0 है, तो शायद तेलंगाना एक दूसरे से लड़ाने के बाद बने तो हमको शायद कुछ फायदा मिल जाए। इनका आपस में बैठ के बात करने की इनकी सोच नहीं थी। ये बिल्कुल ये चाहते थे कि तेलंगाना और सीमांध्र आपस में लड़े, तो सीमांध्र पूरे आंध्रा में इनका कुछ नहीं था। कम से कम तेलंगाना इस बात को एहसास करा रहे थे कि हमने सबके बावजूद आपको तेलंगाना राज दे दिया, तो शायद कुछ वोट इनको मिल जाए। सिर्फ वोट बैंक नहीं, टीएमसी नेता बबलू जो कह रहे हैं, बबलू पंडित, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस में डील हुई, बीजेपी कांग्रेस में मिली भगत रही है। ये बताइए बासिक जी, ये बताइए कि बंद कमरे करने की जरूरत क्या पड़ी, सारे दरवाजे बंद करने की जरूरत क्यों आ पड़ी, लोकसभा टीवी का प्रसारण बंद करने की नौबत क्यों आ पड़ी। आप उसमें भी शामिल रहे, आपके नेता अंदर थे, आपके नेताओं का कोई विरोध नहीं हुआ इस पूरी स्थिति पर। देखो ऐसा है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, उन्होंने बंद कमरे में काम किया है, मीडिया को दूर रखा है। ये देश का अपमान है, मीडिया का अपमान है और पूरे देश का अपमान है। देखिए हमारी पार्टी छोटे राज्यों के फेवर में है, सिर्फ तरीका जो है इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है, पर छोटा राज्य बनना चाहिए, इसलिए हमने सपोर्ट किया है कि ऐसा ना हो कि ये टल जाए, ना बने। सिर्फ ये एक ग्राउंड है, बाकी इनके तरीके से हम कहीं भी सहमत नहीं, किसी तरह सहमत नहीं। किसके तरीके से? कांग्रेस के तरीके से। कांग्रेस ने, मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है। और इनका देखिए, जैसे एक जनता से दूर हो गए, इसी तरह से इनके जो सांसद है उन पे भी इनकी पकड़ खत्म हो चुकी है, उन पे भी पकड़ नहीं है। हालात आप वो छोड़िए उनकी पकड़ है कि नहीं है, लेकिन इसमें बीजेपी कितनी जिम्मेदारी जो आज आपका वही जवाब देना चाह रहा हूं ना। इनकी सांसदों पे पकड़ नहीं, इनको विश्वास नहीं है कि कल तो मिर्च फेंकी, आज कोई और चीज ना फेंक दे, इसलिए इन्होंने सब मीडिया सबको दूर रखा। ये एक कारण इनको है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अफजल जी, आपको क्या, आपकी पहली राय? पहली सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोसेस अपनाया गया इस बिल को पास करने के लिए, प्रसारण रोक दिया गया, फिर इसके बाद से बंद कमरे में किया गया, बिल्कुल ये भी जितनी भी ऐसी निंदनीय है। रहा जेडीयू का, जहां तक सवाल है, जेडीयू छोटे राज्यों के पक्षधर रही है और इसके पहले भी रही है और आज भी है। शरद जी ने बयान भी दिया, अगेंस्ट में है, इशू किस इशू पे बोले मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो तरीका जो है वो देखिए, सबसे बड़ा मसला जहाँ पे है कि बीजेपी अपना वहां आंध्रा में अपना जनाधार देख रही है, बनाना चाहती है। कांग्रेस अपने जनाधार खोने की डर से उसको लागू करना ही था, उसका कमिटमेंट था। 117 एमएलए का क्षेत्र है, पड़ता मैं जहां तक मैं समझता हूँ 117 का है, इसका क्या नाम, तेलंगाना स्टेट जो बना उसका है। सीमांतर की बात है। सबसे बड़ी बात ये थी, इसमें जो कमी मुझे नजर आ रही है कि सारे जो वहां के मौजूदा हालात पे एक क्या कहते हैं उसको, एक सबको मिला जुला के और ये बिल पास किया जाता। बिल तो पास होना ही था, आज हो या कल हो, करना ही है। बीजेपी की गवर्नमेंट भी आएगी तो भी करेगी, कांग्रेस गवर्नमेंट तभी करेगी, करना ही था ये, क्योंकि लड़ाई एक लंबे अरसे चली जा रही है। और ये आज जो हुआ है बंद कमरे में, मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा दाग तो जरूर लगा है।
हम जो एक प्रसारण की बात ब्रजेश करते कल्पा हैं। जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश कल्पा जी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, सवाल ये जानना चाह रहे हैं हम कि जो स्थिति आज लोकसभा में देखी गई वो नौबत क्यों आई? देखिए, ये तेलंगाना का जो मुद्दा है वो बहुत भावुक, बहुत जज्बाती मुद्दा है और ये होगा ही, क्योंकि जब 3 राज्य बना था और बीजेपी अक्सर ये कहता है कि हमने 3 राज्य का हमने बंटवारा किया और विभाजन किया, उसमें जो है हमने बिना कोई हिचकिच के हमने बनाया है। लेकिन ये मुद्दा जो है वो बीजेपी के सामने 2004 से पहले भी था और तेलंगाना का मुद्दा जो है 60 साल पुराना मुद्दा है और बीजेपी के कार्यकाल में भी ये रहा था। तो बीजेपी अगर अब कहता है कि नहीं हम 3 राज्यों का विभाजन किया बड़े आराम से, तो ये गलत है। और बाकी बात यह है कि देखिए, अब जब स्टेट का डिवीजन हो रहा था तीनों स्टेट में, यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जब भी बना था, तो इसका ऑलमोस्ट नियरली 20% ऑफ द स्टेट, यानी कि पुराना स्टेट का सबसे ज्यादा जो है वो 20% का विभाजन हुआ था। लेकिन ये जो है एक मुद्दा है जब ऑलमोस्ट 1/3 का विभाजन हो रहा है और दूसरी बात यह है कि जीडीपी 50% के आसपास का विभाजन हो रहा है। ये जानकारी तो कांग्रेस को थी ब्रजेश जी, ये सारी जानकारी तो आपको थी, लेकिन ये मामला अचानक से जो आप कह रहे हैं 60 साल पुराना करीब मामला है, ठीक है, लेकिन 60 साल पुराने इस पूरे मामले को महज एक महीने में निपटाने की इतनी जल्दबाजी, क्या जल्दबाजी की गई आपको लगता है? नहीं, जल्दबाजी की बात नहीं है। देखिए, 3-4 साल पहले चिदम्बरम साहब ने ऐलान किया था कि हम तेलंगाना बनाएंगे, तो आप तो घटना उसके बाद जो है घटनावली आप देखे हैं कि क्या क्या हुआ था, उस वजह से थोड़ा रुक गया था मामला। और नहीं, 2009 में नहीं, ये बात ऐसे नहीं, ऐसी इतनी सी बात नहीं है ब्रजेश जी। 2009 में आपने पूरा मामला उठाया, इसको पूरा चुनावी बनाया, उसके पूरे नफा नुकसान देखे गए, लेकिन 2009 के बाद अब अचानक संसद में आखिरी सत्र जब चल रहा है तब ये याद आई सरकार को, कांग्रेस को? नहीं, 2009 में नहीं हुआ था, लेकिन 2009 के बाद जो हम जीते चुनाव, उसके बाद जो है आप जानते होंगे कि राजशेखर रेड्डी साहब का डेथ हो गया था। उस वजह से जो है अब ये तेलंगाना का, देखिए राजशेखर रेड्डी साहब जो थे हमारे बहुत एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 2004 से 2009 तक उसका कमान संभाला था। तो 2009 में उनका जब डेथ हो गया था, सॉरी 2010 में, तो उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चला कि भाई देखिए अब सिचुएशन, जब हमारा एक सीजन प्लेयर जो है खत्म हो गए थे, तो हम तब हम सारा विषय जो है उठाए और देखे कि भाई ये तो बनना ही है। और हमको राजशेखर रेड्डी साहब का जो डेथ का नेचुरली वो होता ही है कि उनका वो सोच और उनका जो विचार था, नहीं ठीक है, वो बातें छोड़िए ब्रजेश जी, ये बताइए कि अब लोकसभा में जिस तरह से पास किया गया तेलंगाना बिल, ये दरवाजे क्यों बंद करने पड़े? क्यों आखिर ये नौबत आई, मार्शल खड़े करने पड़े दरवाजों पर, कोई अंदर घुसने ना पाए? क्या ये जरूरत पड़ गई कि लोकसभा के प्रसारण का जो है वो कनेक्शन काट दिया जाए, लोकसभा टीवी को ब्लैकआउट कर दिया जाए? क्या नहीं लगता आपको कि कांग्रेस की लोकसभा में इनको अपनी हार दिख रही है? कांग्रेस दूरदर्शी सोच के साथ सामने नहीं आ पाई, दूरदर्शिता की कमी नहीं है। इतने लोग मर गए, गरीब लोग मर गए, लोगों की रोजी रोटी छूट गई। ऐसा है, आज ने चुनाव बंटवारे की याद आई है। भाई साहब जो चिल्ला रहे हैं उनको थोड़ा बोलिए, हम थोड़ा बोल ले, उसके बाद चिल्ला ले। बोलिए बबलू जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, बोलिए ब्रजेश जी। देखिए ऐसा है कि 13 फरवरी को आप जानते हैं कि क्या क्या हुआ था पार्लियामेंट में। जब ऐसा सब हुआ था पार्लियामेंट में, तो उसको कंट्रोल करने का जिम्मा जो है वो स्पीकर के पास होता है, और स्पीकर ने जो कदम उठाया है उसको कंट्रोल करने का, वो उन्होंने अपना डिस्क्रिशन यूज करके उन्होंने जो किया है। और देखिए कि अगर हम सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते तब भी आप हमको ब्लेम करते, अगर सिचुएशन हमने कंट्रोल किया हुआ है कुछ कदम से, तो आप हम तो उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? उसके लिए नहीं, लोकसभा टीवी का प्रसारण क्यों रोका गया?
देखिए, आप जानते हैं कि जब ये ऐलान किया था कि बहुत सारे सुसाइड्स हुए हैं आंध्र प्रदेश में, ये बहुत भावुक मुद्दा है वहां पर, तो आप जानते होंगे ये सब चीज। अब ये जान करके देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इतनी सी बात नहीं है। संदीप जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी नेता। संदीप जी, देखिए, बात ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, न कांग्रेस की है, न बीजेपी की है, जेडीयू की है या टीएमसी की है। बात ये कि संसद कैसे चले सुचारू रूप से, और संसद की गौरव जो गरिमा है उसके साथ बार बार ऐसे खेला जाता रहेगा और बाहर इस तरह के संदेश देते जाएंगे। हमसे तो देश बहुत आशा कर रहा है, हमारी राजनीति से, हमारे लोगों से। सबसे तो ज्यादा पार्लियामेंट का गरिमा इन्होंने ही नीचे दिखाया है, आम आदमी पार्टी ने। साहब सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था भाई। बोलिए, तो आप ऐसा ना करें, आप यही तो काम आप लोग करते हैं, सिर्फ दूसरे को दोष देते हैं। आप अच्छा काम कैसे हो इस देश में, इसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है। सिर्फ ये बात मसले पर आइए, बहुत गंभीर बात है, इतनी गंभीर बात है, इतनी गंभीर बात है, मुद्दे पे बात हो रही है। बबलू भाई भी बोलेंगे और कांग्रेस बीजेपी सभी इकट्ठा हो जाती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पता नहीं हम लोगों ने क्या मौका ही मत दीजिए इकट्ठा। देखिए साहब, बोलिए, ये गौरव गरिमा की बात हुई है और इस तरह से ये बार बार बबलू जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बबलू जी, कांग्रेस के मित्र भेजें, बीजेपी के या संसद में बैठे जो भी सांसद हैं, इस तरह का अगर संदेश बाहर जा रहा है तो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसको मैं मानता हूं कि इस पे हम लोग को बार बार सोचना चाहिए कैसे। और देखिए, वहां तो जो बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस की वहां सरकार है, वहां स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भी यूपीए गवर्नमेंट चल रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है, तो कांग्रेस की तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस तरह कांग्रेस के सांसद सदन के अंदर या इनके नेता जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं और एक दूसरे का विरोध खुद ही कर लेते हैं, एक दूसरे का पीठ भी ठपठपा लेते हैं, ये लगता है कि नैतिक बल के बिल्कुल खिलाफ। सत्य जी, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 13 तारीख को घटना हुआ, पेपर स्प्रे हुआ, उसके बाद 16 लोकसभा सदस्यों को जो अध्यक्षा ने निलंबित कर दिया सदन से। उसके बाद कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन जो लोग सीमांध्रा के पक्ष में थे और कुछ लोग तेलंगाना के पक्ष में थे, लेकिन वो संख्या बहुत ज्यादा नहीं बचती है। तो जब भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर एकमत थे, तो हाउस में इस तरह की एक इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? जब सिद्धांत भाजपा भी ये चाहती थी कि तेलंगाना का गठन हो, कांग्रेस उसके लिए प्रतिबद्ध ही थी, तो ऐसे स्थिति में दोनों बड़े राजनीतिक दल जब इस बात के लिए तैयार थे, तो एक और 37 संशोधन गृह मंत्री ने प्रस्तुत किया, तो और हल्के फुल्के शोर शराबे तो प्रतिदिन होते हैं। उस दिन तो आप लोकसभा के दरवाजे को नहीं बंद करते हैं या प्रसारण को नहीं बंद करते हैं। और जो आपको जिस बात का डर था, मैं मानता हूं कि एक इमोटिव इशू है, 1948 से लेकर आज तक कम से कम 500 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, बहुत बार आगजनी और तमाम स्ट्राइक्स हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, और वहां के लोग जो हैं इसको अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं इस मुद्दे को। तो ब्रजेश जी को आप बताइए, ब्रजेश जी को आप जवाब देना चाहेंगे कि जितना उन्होंने इस बात को, बस इस बात जो लोकसभा टीवी के प्रसारण रोकने की बात है उसको इस बात पर उन्होंने टाल दिया कि भावुक मामला था, सिर्फ इतने से बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, भावुक मामला था, क्या उसके बाद लोगों को ये सूचना नहीं मिली? उस समय अगर लाइव नहीं मिली तो क्या 15 मिनट बाद ये सूचना देश को नहीं मिली कि ये बिल पास हो गया है? तो अगर भावना में आके लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं या कल भी सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये इशू पे एक तरह से दोनों बड़ी पार्टियां तैयार थी और बहुत सारी छोटे पार्टियों में भी इस बात पर सहमति थी, तो इस तरह की इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्यों तैयार किया गया? क्यों एक ऐसा मैसेज दिया गया कि ऐसा नहीं करते तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती या बहुत बड़ी बात हो जाती? या अगर इस बात किसी बात का आपको इनपुट था या कुछ अंदेशा था किसी तरह का कि राजनीतिक डिस्टर्बेंस राज्य में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है आपके पास, तो उसके लिए आपको कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन आपको टेबल पे बैठ के इसके लिए ब्रजेश जी आपने बात सुनी होगी शक्ति जी की, सवाल मैं वही आपसे एक बार फिर से जानना चाहता हूं कि ये कुछ लोग इसे इमरजेंसी जैसे हालात बता रहे हैं, ये इमरजेंसी जैसे हालात बनाने की नौबत क्यों आ गई? अगर जब सहमति थी, बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, आपके मुख्य विपक्षी दल है, वो आपके साथ मुद्दों पर सहमत थी, तो इतनी नौबत क्यों आ गई? नहीं, जैसे मैंने बताया था कि इतना भावुक सिचुएशन है, इतना भावुक मुद्दा है, तो इसमें इमरजेंसी सिचुएशन तो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं,
लेकिन सिचुएशन जो है क्या बहुत है संदिग्ध सर, ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? आप देखिए, मैं टीवी एक बात प्रसारण रोक दीजिए, मैं एक बात आप दरवाजे बंद कर दीजिए। क्या पिछले इतने सालों में आपकी सरकार रही, उससे पहले आपको इस मुद्दे की याद नहीं आई? जो ब्रजेश जी कहना चाह रहे हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। बताइए। कि जहां तक लोगों के मरने की बात है, वो कोई भी स्टेट ऐसे नहीं बना, उसमें हमेशा जो तीनों बने उन्हें बड़े बड़े संघर्ष, बड़ा बलिदान किया है। ऐसा नहीं है कि यही स्टेट बना है, बाकी स्टेटों में हुई है। सच्चाई कुछ और है कि कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक गई है, वहां पर इनके साथ कोई लोग नहीं है और इनके सांसदों का विश्वास इनसे हट गया है। ये पार्टी की अध्यक्ष और पार्टी के सब बड़े नेता जानते थे, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो किसी स्थिति में भी सारे सांसद जा सकते हैं। अब अपने आप को ये बात को छिपाने के लिए इन्होंने ये सब किया है। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आप सभी मेहमानों के पास। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बबलू जी काफी देर से चुप हैं, अफजल अब्बास जी भी, आपके पास मैं आऊंगा। लेकिन दरअसल चुनाव से पहले जनता के मुंह में रसगुल्ला रखने की आदत है, वो कोई भी पार्टी हो, किसी तरह से बस वोट बटोरना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पैरोल या पिकनिक, देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। तो बातचीत कर रहे हैं हम तेलंगाना मसले पर। जिस तरह से लोकसभा में तेलंगाना बिल पास हुआ, वो तरीका, कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने की नौबत कहां से आ गई। और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जब 37 संशोधनों के साथ तेलंगाना बिल को संसद के पटल पर रखा था, उसके बावजूद संसद के बंद दरवाजे के अंदर राज्य के बंटवारे का मसला जो है, ये बिल जो है वो पास किया गया। ये रिपोर्ट देखिए, बातचीत करेंगे। संसद क्यों बना नेताओं का अखाड़ा? क्यों हुआ संसद को सांसदों से खतरा? क्यों जल रहा है आंध्र? क्यों तप रही है दिल्ली? जी हां, इस सब के पीछे की वजह है एक नए राज्य का ऐलान। वैसे तो नए राज्य के बनने पर जश्न का माहौल देखा जाता है, लेकिन तेलंगाना का मसला इससे जुदा है। जब से इस नए राज्य के बनने की बात सामने आई है, पूरा आंध्र तेलंगाना की आग में झुलस गया। आंध्र के आग की गर्मी दिल्ली को भी गरमाए हुए है। इस मसले पर संसद में भी घमासान मचा रहा। आंध्र के सांसद तेलंगाना के खिलाफ कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हालांकि चौतरफा विरोध को देखते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गुरुवार को 37 संशोधन करने के बाद तेलंगाना बिल को संसद के पटल पर रखा और आखिरकार विरोध के बावजूद संसद के बंद दरवाजों के अंदर तेलंगाना बिल लोकसभा में पेश हो गया। इस पर चर्चा जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। लोकसभा के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और उन पर मार्शल तैनात कर दिए गए, क्योंकि निलंबित सांसदों के सदन में घुस आने की आशंका थी। लोकसभा का लाइव प्रसारण भी बंद कर दिया गया। चर्चा के दौरान बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने बिल का समर्थन किया। हंगामे के बीच बीजेपी के समर्थन ने सरकार को थोड़ी राहत दी। जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम।
13 फरवरी को हुए स्प्रे कांड के बाद निलंबित 17 सांसदों के संसद परिसर में प्रवेश को रोकने के लिए संसद के बाहर और अंदर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। संसद की ओर जाने वाले रास्तों पर बगैर परिचय पत्र एंट्री बैन कर दी गई। संसद परिसर में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई। संसद परिसर में आईबी अधिकारियों को भी तैनात किया गया। इसके अलावा एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी तैनात कर दी गई। मुश्किलों में घिरी सरकार। जहां सपा ने तेलंगाना बिल के खिलाफ वोट करने का ऐलान किया, वहीं जेडीयू ने तेलंगाना मसले पर बायकॉट किया। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खबर यह भी है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग तेलंगाना के खिलाफ अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का मन भी बना लिया है। हमने पहली बार इस तरह का पार्लियामेंट में बिल पास होते देखा। हम देख नहीं सकते, इसलिए बाइकआउट करके आ गए। हम बोलने का मौका मिलता तो हम सिर्फ सब चीज बोलते। पूरे इतने वर्षों से हम ऐसा हम नहीं जैसा आज हुआ है। कुल मिलाकर तेलंगाना के मसले पर सरकार ने एक कदम की दूरी जरूर तय कर ली है, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। सरकार के सामने रोड़े अभी भी हैं। साथ ही कांग्रेस को अभी अपने भीतर के विरोध को भी झेलना होगा। इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या तेलंगाना के मसले पर कांग्रेस टूट जाएगी, क्या आंध्र में कांग्रेस का कुनबा बिखर जाएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के पास तेलंगाना का बन जाना आगामी चुनाव में तुरुप का पत्ता साबित होगा। क्या कांग्रेस नए राज्य के निर्माण के साथ राहुल के लिए जमीन तैयार कर रही है, या फिर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले संसद के इस आखिरी सत्र में कांग्रेस का ये आखिरी दांव है। भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। जी, संसद नीचे राजनीति ऊपर। राजनीति के चलते ही कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या पैदा होती है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। ब्रजेश कल्पा जी, नेता कांग्रेस है, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रजेश जी, क्या लगता है कि कांग्रेस ने इसमें दूरदर्शिता उतनी नहीं दिखाई, और क्या यह बात सही है कि कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में इतनी बड़ी समस्या, या जो आसानी से काम हो सकता था जब सारी सहमति थी, उसको इतना उलझा दिया गया? जी, वोट बैंक कैसा, अगर सीमांध्रा जो है, सीमांध्रा में इतना अनपॉपुलर डिसीजन है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं? देखिए, अगर साफ हो ना, बिल्कुल पूरे आंध्रा से जीरो, पूरा आंध्रा में अगर हम पॉपुलैरिटी गेन कर ले, लेकिन सीमांध्रा में जो है, हम तो आप भी जानते हैं कि ये बहुत अनपॉपुलर डिसीजन है, तो आप इसको फिर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स कह रहे हैं, तो हम कर क्या सकते हैं, कैसे क्या सकते? नहीं है पॉलिटिक्स, जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। शक्ति जी बजाइए। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे से ज्यादा राजनीति जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि जिस तरीके से सीमांध्रा के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेक है इस समय, वो 4 पार्टियों के बीच में बढ़ गया है। कांग्रेस, टीडीपी, वाईएसआर रेड्डी की जो पार्टी है, उनके लड़के की, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस, और भाजपा। और वहां कांग्रेस है ही नहीं वहां पर। नहीं, ठीक है, लेकिन वो भी एक कांग्रेस नहीं है अब। कांग्रेस और वहां पे अभी तक कांग्रेस के पास तो 31 सीटें थी, माने कि जो 43 में से बड़ा हिस्सा जो था वहां से कांग्रेस के पास था। लेकिन अब वहां पे क्या है, तेलुगु देशम एक जो वहां पे पार्टी है, जो वहां पे ये 4 पार्टियों के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन होना है, तो कांग्रेस को लगा कि ये उनके लिए कुछ बहुत बड़ा फायदे का मामला नहीं है, और वो अगर इस नए स्टेट के क्रिएशन के पक्ष में खड़े होते हैं या कि उसको समर्थन देते हैं, तो उनको एक पॉलिटिकल गेन वहां होता दिख रहा था। इसके कारण एक सीमांध्रा और का जो इलाका है, उसको उन्होंने छोड़कर नए स्टेट के फेवर में खड़े होने की अपनी जो स्टैंडिंग है वो दिखाई है। दूसरी चीज ये मैं कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं ये इस बात को भी दिखलाता है कि आप ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं, ना कि आपकी मंशा बहुत क्लियर है। आपको अगर यही करना था तो आप बहुत पहले भी कर सकते थे, लेकिन आप इसको सिर्फ इसलिए रोक कर रखे क्योंकि आपको लोकसभा चुनाव 2000 से पहले जनता के बीच आदत है राजनीति में। वही है, बबलू जी काफी देर से सुन रहे हैं। बबलू जी, क्या लगता है आगे की क्या रणनीति आप लोगों की होगी, और जिस तरह से माहौल बना उस पर अब क्या रुख होगा आपका? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी राम के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, बंटवारे के नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रही है, और हमारी ममता बनर्जी ऐसी लीडर हैं जो देश के जोड़ने का काम कर रही हैं।
और ऐसी मतलब तो कुछ फॉर्मूला बताइए कि जो टूट रहा है वो जुड़ जाए देश, अभी जो चीजें टूट रही हैं वो फिर से जुड़ जाए, कुछ बताइए, कुछ फॉर्मूला आप भी। देखिए मैं तो कांग्रेस को अब ये पता लग चुका है कि अब हम सत्ता से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। नहीं, ब्रजेश जी हैं हमारे साथ, ब्रजेश जी कह रहे हैं कुछ गलत नहीं हुआ, कांग्रेस ने बड़ा सोच समझ के सब किया है। आप चुनाव के बाद देखिए, चुनाव के बाद टीएमसी कम से कम 45 से 50 सीट लाएगी और हमारा फेडरल फ्रंट बनेगा, और फेडरल फ्रंट बनने के बाद हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं, और कांग्रेस कहती है महिलाओं की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, 100 लाइए, अरे 272 पूरा लाइए सर, आप सरकार बनाइए, लेकिन मामला जो यहाँ पे है वो अलग है। मामला ये है, मैं अफजल जी आपके पास आना चाहूंगा, जेडीयू ने जिस तरह से वॉकआउट किया, शरद जी ने जो बात कही, शरद यादव जी ने, वो भी आपने सुनी है। क्या लगता है कि क्या वास्तव में वोट बैंक की राजनीति के चलते ये मामला इतना पेचीदा हो गया? और ठीक है, कहीं कहीं कहते हैं कि राजनीति थोड़ी सी छोड़ देनी चाहिए जब मसला लोगों की भावनाओं का आ जाए। ब्रजेश जी खुद मानते हैं कि ये मामला कितना भावनात्मक है और कितना लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मसला इस बात का नहीं है कि कैसे पास किया, इसके पास करने से पहले मैं पहले भी कहा कि ये अब कांग्रेस अपना जनाधार वहां खो चुकी है और उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसको मेंटेन करने के लिए शक्ति सिंह की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कम से कम एक उम्मीद की किरण लगी कि 17 सीट पर हम कब्जा कर सकते हैं। देखिए सवाल यह कि वहां पे टीडीपी और भी पार्टियां जिसको जिसको अपना अपना मफाद नजर आया वो लोगों ने साथ भी दिया, विरोध भी किया। आंध्रा की कुछ पार्टियां जो हैं वो तिरंगा बिल के समर्थन में भी थी और उसके अगेंस्ट में भी। इससे ये साबित होता है कि वहां राजनीति अपने अपने वोटों की हो रही थी। टीडीपी के कुछ जो सांसद थे वो विरोध में भी थे, समर्थन में भी थे, उनका कुछ क्षेत्र पड़ता था तिरंगा में, उन लोगों ने साथ दिया, तिरंगा बनाने के पक्ष में थे। तो इसलिए मेरा मानना शरद जी का कहना यह था कि हमारी पार्टी पहले से भी छोटे राज्यों के पक्ष में रही है, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया, जो यहाँ पार्लियामेंट में जिस तरह से ये बिल पेश किया गया, वो जिसमें आनंद फनन में किया गया, बीजेपी ने साथ दिया। जब मालूम था कि बीजेपी साथ दे रही है, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाएगा, उसका बिल पास हो जाएगा, तो ठीक है, भावनाओं से जुड़ा हुआ कि ये मुद्दा था, इससे इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन आज ना कल फिर तो करना ही था आपको। तो कम से कम ये जो इल्जाम कांग्रेस पे लगाया जा रहा है या लगाना वाजिब है कि बंद कमरे में किया गया, उसके बाद से दूरदर्शन का प्रसारण बंद कर दिया गया, इससे आवेश में कोई घटना, प्रिय घटना ना हो, मैं समझता हूं कि इससे कोई ये बात बनाने की बात थी, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बासिक जी, हर कदम पे आपने साथ भी दिया सरकार का, हर जगह से क्या ये सिर्फ क्रेडिट लेने का मसला, क्रेडिट लेने और गंवाने का ही मामला बन गया और कि हर जगह सिर्फ अपनी क्रेडिट की फिक्र हो? भाजपा की भी मजबूरी थी, भाजपा की भी मजबूरी थी कि नहीं देती तो वही फंसती। नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, भाजपा की भी वहां मजबूरी थी साथ देने के लिए। जी ने कहा ये तरीका सही ना था, तरीका सही नहीं था तो फिर आप साथ में कहां थे उस तरीके? देखिए, जो तरीके पे हमारे सवाल हो सकते हैं, पर जो मुद्दा है कि वो तेलंगाना राज्य बनना चाहिए, उससे हम पूरी तरह से इस तरीके को क्या छोड़ दिया और जिस तरह से हमारे तांत्रिक राजनीति में ये तरीके पर क्या सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल, जैसे हमारे भाई कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि हमने वोटर बैंक की राजनीति, ब्रजेश जी है, बताइए उनको, आप बताइए उन्हीं को बताइए। अभी ब्रजेश जी कह रहे थे हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं की क्योंकि हम तेलंगाना और सीमांत दो अलग बदले, एक इनसे नाराज हो, इनका मानना ये है। पर पिछले दिनों आपने ब्रजेश जी देखा होगा कि सर्वे आए तो कांग्रेस अब कहीं नजर नहीं आ रही। जब कांग्रेस ने ये देख लिया सारी हाथ जो है सारी चीज हाथ से लुट रही है कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, बीजेपी नजर नहीं आ रही है। ब्रजेश जी आ रहा हूं मैं, राजू जी मैं आ रहा हूं, ठीक है, मुझे एक बात कर दीजिए, अपनी बात खत्म कर। ऐसा है कि ये कहीं नजर नहीं आ रहे, तो इसलिए इनका ये मन में आया था कि हमको आधा मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे चुनाव आए हैं, चाहे फूड बिल हो या कोई भी बिल हो या अभी बजट दिया इन्होंने पेश किया, ये सारी चीज जब भी चुनाव आते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। पिछले 10 साल में इनको कभी इसका याद नहीं है। ये तो बहुत से राज कर रहे हैं, ये आज से राज थोड़ी कर रहे हैं तेलंगाना, वहां पर आंध्रा पर इनको अब इलेक्शन। मैं कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूँ, बिल तो बिल्कुल पास करना था, होता ही हो भी गया, और भी सारे बिल है जिसके लिए समिति भी बनानी चाहिए थी इनको। अभी एंटी करप्शन एंटी राइट्स बिल था, उसमें अभी आप करेंगे, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जहां मुफाद की बात है, वोट बिना सिक्योर्ड हो, उसकी पहल की गई, इसमें पहल कांग्रेस ने नहीं किया। ब्रजेश जी बोलिए।
देखिए ये भी एक देश के लिए मतलब एक बहुत बड़ा बर्निंग मुद्दा ये है कि एंटी राइट बिल आप पार्लियामेंट में लाना चाहिए था आपको। ठीक है, तो आपने कहा, कांग्रेस ने कहा इसको लाएंगे। ब्रजेश जी, कांग्रेस का प्रायोरिटी बिल्स यही है। 6 एंटी करप्शन बिल्स जो है, जो राहुल जी ने भी बात किया उसके बारे में, एंटी राइट्स बिल की बात नहीं कर रहा। सुन तो लीजिए। जी, बोलिए। दूसरी बात यह है कि कम्युनल वायलेंस बिल जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सोचते हैं कि ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सपोर्ट नहीं है तो बिल्स पास करेंगे। आज बीजेपी से समर्थन लेके आपने कर दिया, उसपे आपकी नजर नहीं है। बीजेपी तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। इसका मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि दोनों अपने मुफाद के लिए किए। वो आपका मुफाद जीत गए हैं, तो कांग्रेस मुस्लिम लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझ के राजनीति करती है, उनके भले में कोई फैसला नहीं करना चाहती। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। अगर उनको ये लगता है, उनको ये इस टाइम लग नहीं रहा है, तो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, फायदे हित की उनकी बात नहीं करती। कांग्रेस तो सिर्फ अपने हित की बात करती है कि हम सत्ता में कैसे आए, हम कैसे इस देश पे कब्जा करें, कैसे इस देश के माल को लूटे, कैसे भ्रष्टाचार करें। इस चीज पे इनका बहुत ज्यादा रुचि रहती है। इससे फायदा मुस्लिम को, हिंदू को, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। आपकी बात सही है, लेकिन एंटी राइट्स बिल की बात जो हो रही थी, इसपे कांग्रेस ने बहुत सारे बिल अपोजिशन आप ही लोगों ने, बीजेपी वालों ने विरोध भी किया है। होने चाहिए मेरा ये मानना है आपके चैनल के माध्यम से, इसपे भी एक सीरियस एक्शन लेना चाहिए कांग्रेस को और बीजेपी को भी। हालांकि बीजेपी इससे फेवर में नहीं है कि एंटी राइट्स बिल लाया जाए। ब्रजेश जी जवाब देंगे? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, इतना शोर हो रहा था, मैं समझ नहीं पाया। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से तेलंगाना राज्य के गठन के लिए बिल लाया गया और लाना चाहिए था, एक बरसों से लड़ाई लड़ी जा रही है। देश में आए दिन जो खून खराबे हो रहे हैं, सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, इसके लिए बिल। कुल मिलाकर ये मसला ये है कि जितनी जल्दबाजी इस चीज को लेकर दिखाई गई, उससे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मसले थे, महत्वपूर्ण बिल थे, विधेयक थे, जिनको लेकर सरकार उतनी गंभीर नहीं रही थी। देखिए, हमारा स्ट्रेंथ 272 नहीं है। कांग्रेस का स्ट्रेंथ आप जानते नहीं होंगे कि हमारा स्ट्रेंथ 272 नहीं है। हमको और किसी पार्टीज का भी सपोर्ट चाहिए, और वो अगर बीजेपी का सपोर्ट नहीं होता तो नेचुरली हम पास नहीं कर सकते। तो आप ये भी समझते होंगे कि भाई ये दिक्कत हमारे सामने है। कहने का मतलब जहां दोनों को फायदा होता है, दोनों मिल जाते हैं। ये आपके घटना अनुसार दोनों, जब बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को लाके इस बिल से फायदा होने वाला है, इसमें कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी दो अलग अलग पार्टी है, और कांग्रेस कभी भी बहुत पार्टी से कोई ऐतराज नहीं है, ऑपोजिशन किया हुआ है। संदीप जी आप आ रहा हूं मैं, नहीं आप हमसे तो सवाल ही नहीं पूछे, हम 1 घंटे से बैठे हुए हैं चुपचाप। सवाल का जवाब क्यों नहीं देंगे आप? लोकसभा लड़ने जा रहे हैं, आप इस्तीफा देकर आपके मुख्यमंत्री चले गए, आप इस मसले पर भी कुछ सोचते हैं? है कोई एजेंडा आपका किससे ऐसे मामलों पर, आम आदमी पार्टी का? क्यों नहीं है भाई? अरे एक बताइए, ये वहां की जनता, मेरा तो ससुराल है हैदराबाद में, मैं इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को जितने अच्छे से मैं जानता हूँ, शायद कोई नहीं जानता हो। वहाँ स्थिति ये है कि गरीब और गरीब होता गया। 65 साल की स्थिति थी कि उनकी योजनाएं घर घर नहीं पहुंची, और आदमी सुनिए गरीब हो गया है, उसको जवाब दीजिए यार, या तो क्वेश्चन पूछते हो तो सवाल जवाब दीजिए, सुनते नहीं हो। नहीं बोलने नहीं दूंगा मैं। आप जवाब देंगे तभी बोलने नहीं देंगे, जवाब देंगे तभी बोलने तो जवाब ही दे रहे हैं, जवाब देंगे तभी बोलने दूंगा। नहीं कुछ अच्छा बोले, हर चीज को घुमा फिरा कर नहीं, आप हर चीज को घुमा फिरा कर सदन के आप सवाल सुनिए। ऐसा है यहाँ पे संदीप जी, आप लोगों की क्या रणनीति है? सदन के अंदर अराजक सदन बना दिया, जनता देख रही है, जनता के साथ धोखा हो रहा है, और इस तरह के धोखे को जनता बर्दाश्त कर रही है। अपमान नहीं क्या ये जनता का, जिस तरह से बीजेपी आप लोगों की क्या रणनीति काम कर रही है? आप लोगों की क्या रणनीति है? रणनीति वही तो रणनीति बता, अपमान नहीं, आप बताइए ना, तेलंगाना मसले पर सोचा है आप लोगों ने? क्यों नहीं सोचा? जो जनता का एक ही जवाब है, गरीबी है, गरीबी के खिलाफ लोग, गरीबी सबको पता है संदीप जी, ऐसा देखिए आम आदमी पार्टी के साथ राजीव कर भागिए मत, क्योंकि जिस कर भागिए मत, राजीव गौरव कर भागिए मत, बहुत राजनीति हो चुकी है। देखिए मुद्दे से हट रहे हैं, और मिलकर जो अच्छे जो चाहिए इनको राजनीतिक फायदे के लिए, वो तो ये कर लेते हैं। ठीक है,
नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी की विडंबना यह है कि ये उपदेश देने की भूमिका में चल रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है, जो भारतीय लोकतंत्र की जो कमियां हैं या खामियां हैं या जो खूबियां हैं, उन पर इनके मुद्दे इनके विचार नहीं। संसद में ये लोग कर रहे हैं वो खूबी है, आपको शक्ति में ये खूबी दिख रही है। क्यों? ये देखिए ऐसा है, इतने बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है का प्रसारण रोक दिया गया और इस तरह काम, और इसको आप बिल्कुल सही मान रहे हैं। सुन लीजिए आम आदमी पार्टी पूरी हो गई। कौन सही मान रहा है, कौन पार्टी सही मान रही है? सुन लीजिए इस बात को कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमने 65-67 सालों में बहुत लंबी दूरी तय की है। हमारे अंदर अभी भी कमियां हो सकती हैं, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमियां हो सकती हैं। इससे हम क्योंकि हमारे यहाँ आबादी एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ अशिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो मुकाम हमने प्राप्त किया है लोकतंत्र के अंदर, दुनिया के अंदर जो पहचान हमने बनाई है, वो भी एक अपनी क्रेडिबिलिटी रखता है। सिर्फ आपके कह देने से खाली, मुद्दे की बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमसे तो नाराज हो गए। नहीं, नाराज होने की बात नहीं, आप लोग किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ आप उपदेश देने के लिए आ रहे हैं देश की जनता को, नहीं तो वो नहीं चलेगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो मैं पिछली बार मैंने कहा कि जिस तरीके से सीमांध्रा में जो किरण रेड्डी इनके चीफ मिनिस्टर हैं, वो आज धमकी दे रहे हैं या वो घोषणा कर रहे हैं कि हम नई पार्टी का गठन करेंगे। टीडीपी वहां पहले से थी, ठीक है। उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस जो है वो वहां एक बहुत बड़ी भूमिका में है, क्योंकि कांग्रेस के ही वो विघटन के बाद एक नया दल बना है। तो कांग्रेस का जहां तक जमीन का सवाल है, सीमांध्रा में वो जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है और इस बात को समझने के बाद, राजनीतिक नफा नुकसान आंकने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि क्यों ना जो इमोटिव इशू है, जो तेलंगाना एक ऐसा इशू है जिस पर वहां की आम जनता बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ी है, जाने के लिए बस ये चुनावी मामला है, इसकी प्रक्रिया को गलत तरीके से किया गया। ब्रजेश जी, सवाल मैं आपसे यह करूं कि ये भी बहुत कम सुना जाता है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ संसद में नारे लगे, अपनी ही सरकार के खिलाफ आपके ही सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाए। ये सारी चीजें आखिर क्यों हुई? अगर आपको लगता है कि इतना ही सब कुछ ठीक था तो ये नौबत क्यों आई? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई आर्मी नहीं है या पुलिस फोर्स नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जहां डेमोक्रेसी चलती है, जहां लोगों की राय ली जाती है और लोगों की अगर राय होती है राय ली गई थी, तो आपके पार्टी के अंदर इतना विरोध क्यों हो रहा है? आपके सांसद आपके सांसदों को निलंबित कर देते हैं, उनके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। आपके सांसद अविश्वास प्रस्ताव बनती है, 4-5 लोग मैंने पहले ही बोला था, इतना एक भावुक सिचुएशन है तो नेचुरली लोग जो है भावुक हो ही जाते हैं। और आम आदमी की जो बात है, मिस्टर केजरीवाल का पार्टी जो है उनके पास एक ही मुद्दा है, वो है करप्शन और भ्रष्टाचार का। और करप्शन और भ्रष्टाचार का अगर मुद्दा वो लेते भी है तो उनको सोमनाथ भारती दिखता नहीं है, उनको शाजिया इल्मी दिखता नहीं है, उनको कुमार विश्वास दिखता नहीं है, बस और सब भ्रष्ट है और वो अच्छे हैं। ब्रजेश जी, एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी आपने एक बात कही कि हमारी तो एक प्रजातंत्र पार्टी है, तुम्हारी पार्टी में तो सिर्फ परिवार का राज है, यहाँ किसी को कोई नहीं पूछता। सोनिया जी आप कौन से पार्टी से हैं? राहुल जी से। भाई साहब आप कौन से पार्टी से हैं? बीजेपी से। बीजेपी देखिए, एक चीज बताएं आप, थोड़ा सा एक चीज बता दीजिए जी। बोलो। आपका पार्टी जो कंट्रोल करते हैं आरएसएस है, ठीक है। आरएसएस कभी चुनाव लड़ा है? लेकिन आपका पूरा देखिए आप पूरा वहां तक जाने की छोड़ दीजिए। कांग्रेस के अंदर अगर आप इस तरह की प्रजातंत्र की बात करते हो ना, ये बात गलत है। आप जो बात कर रहे हो, कांग्रेस कोई प्रजातंत्र पार्टी नहीं है। राहुल गांधी कौन सा सीनियर लीडर था, आपने उठा के उसको बिठा दिया। एक से एक सीनियर, एक से एक अनुभवी नेता पार्टी में बनेगा प्रधानमंत्री जाता है। अफजल जी, अब वो लोग अब इस परिवार को बर्दाश्त कांग्रेस में नहीं कर रहे, तो किसी को नहीं। ये छोड़िए, ये बात सिर्फ नहीं है कौन प्रजातांत्रिक है, कौन कितनी लोकतांत्रिक है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन हमेशा सिर्फ वोट बैंक के नफे नुकसान के चश्मे से इन चीजों को क्यों देखा जाता है? क्या बीजेपी इसमें शामिल नहीं रही है कि क्रेडिट लेने के होड़ में आप जहां भी देखिए विरोध में खड़े हो जाइए
उसके बाद आप सपोर्ट में हैं। देखिए बीजेपी का यही प्रॉब्लम होता है। 2004 हम से सहमत यही हैं। लगता है कि भाई हमको सत्ता में रहना चाहिए था। 2004 में हार गए, 2009 में हार गए, दोबारा 2014 में हारने वाले हैं, तो इनको लगता है कि भाई हम जीत रहे हैं। अक्सर ये पार्टी मोड में होता है। ब्रजेश जी देखिए, आपकी जो अच्छी चीज थी, आपने डिवीजन किया, हमने आपको साथ दिया और तेलंगाना आपको सपोर्ट किया, आपका बनवाया। ये भी बोले कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अच्छी तो बीजेपी का अक्सर जो है दो जबान होता है जैसे सांप का। मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं। नंबर एक तो आप ये प्रजातंत्र की बात करना छोड़ दो। अगर प्रजातंत्र आपकी पार्टी में होता तो राहुल जी आज पहले आप कह दो कि आपका और आरएसएस का कोई ताल्लुकात नहीं है और आरएसएस को आप फेंक दो, उसके बाद आप वोट की राजनीति करते हैं। आप चाहे कोई मसला हो उसमें सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। और ये जो झगड़ा है, ये जो सीमांत का इसका जो झगड़ा है, वो सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ वोट बैंक की वजह से आप लोग की वहां सारी दोनों आपस में लड़ेंगे और विषय पे चर्चा ही नहीं हो पाएगी। बबलू जी बोलिए। ये जनता के बीच में लड़ने का काम करते हैं, संसद भवन में एक हो जाते हैं, कहीं कहीं भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये दोनों एक ही प्रकार के हैं। वो राम के नाम में लड़ते हैं, मुस्लिम के नाम में लड़ते हैं। ये देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है, सभी जाति के सभी धर्मों को आगे लेके हमको चलना पड़ेगा, तभी इस देश का विकास होगा। तोड़ने से विकास नहीं होगा, बंटवारे से विकास नहीं होगा। हम एक भारतवासी हैं और भारतवासी बनके ही रहें। मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार करना। हिंदी है, हम वचन हिंदुस्तान हमारा। मैं आपको बताया ना, अगर हमारी पार्टी होती तो जनता जो चाहती है, जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य होगा। जाती है कांग्रेस, जो कांग्रेस आज कर रही है, देखिए आप सुनिए साहब, हो सकता था अगर सही मायने में वहां विकास पहुंचाया गया होता, जो सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाई गई होती, तो आज सुनिए साहब, जो जनता की योजनाएं जनता तक अगर भ्रष्टाचार इस तरह चरम सीमा पे नहीं होता तो आज जो इशू है सदन के अंदर ये मुद्दा नहीं होता। मैं चिल्लाने का मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल सुनिए, ये इशू क्यों है, कैसे है, किस लिए, किसने पैदा किया? ये कांग्रेस इसकी देन है, कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है और भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर ताली बजा रहे हैं सदन के अंदर। दोनों आज विषय क्या है कि मार्शल का उपयोग क्यों हुआ? राजनीति नहीं चलती संदीप जी, बोलिए तो मार्शल का उपयोग वहां क्यों हुआ? टीवी चैनल प्रसारण पर रोक क्यों लगी? पुलिस छावनी में क्यों सदन? क्या कोई इसको सही कह रहा है? नहीं कह रहा है। आप इस पे बात करिए ना, इस पे कहिए। आप अपनी पार्टी का रुख बताइए। जवाब दे। दोनों पार्टियों ने मिलकर क्यों बिल पास? इन दोनों पार्टियों से पूछिए। और दल के नेता क्यों चले गए सदन छोड़ के, संसद छोड़ के? तो ठीक है, आप अपनी पार्टी का रुख बताइए। अरे बता तो दिया, हम होते तो वहां पे तेलंगाना की तरफ है, आंध्र की तरफ। वहां जनता की जो इच्छा होती है, हम जनता की इच्छा के हिसाब से काम जो विरोध कर रहे हैं तेलंगाना का, उनका साथ देंगे। अरे हम जा रहे हैं ना, हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो इसीलिए भ्रष्टाचार नहीं आपके पास, भ्रष्ट व्यवस्था झूठ बोल रहे हैं स्थिति में। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप गुमराह कर रहे हैं। हमारी नई पार्टी हम तो काम करने अब जा रहे हैं। नई पार्टी है तो आप बोलिए, नहीं हम बताइए किधर जनता तेलंगाना के विरोध में है, समर्थन के द्वारा जो आप तेलंगाना के विरोध में है, समर्थन में। सुन लीजिए भाई साहब, ये लोग ओवरनाइट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ये सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, बात कौन सा? संदीप जी ठीक है, उनकी राय है, संदीप जी समय दीजिए, समय की कमी है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ना इनके पास अमेरिका से पूछ के बताइए। बड़े भैया कांग्रेस, देखिए ये स्टूडियो है, धरना यहाँ मत दीजिए। नहीं, ये इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई नेशनल विजन है, ना इंटरनेशनल इश्यूज पे इनके विजन है, इकोनॉमिक इश्यूज पे विजन है। इनके पास सिर्फ एक ही चीज है। आप एक काम करिए, एक दिन डिबेट इसी पे रखिए कि आप अभी बताइए, आप या तो अभी बताइए एक एक चीज कश्मीर को छोड़ के क्यों जो भी हो रहा है, मेरी बात क्यों छोड़ दे भाई? क्या मजाक बना रखा है आप? अरे मेरी बात तो सुन लो भैया, जनता जो चाहे जनता की सड़क की राजनीति स्टूडियो में मत करिए, सड़क की राजनीति स्टूडियो में मत करिए। राजीव, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में नक्सलिज्म जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसमें इनकी पार्टी का क्या रुख है, यही साफ कर दें आज। अजीब हाल है, नहीं बताया आप बिल्कुल ठीक है, जल्दी से, समय की कमी है। बासिक जी द्वारा जो फैसला होगा जनता के हित में होगा और जनता के लिए होगा। आप बताइए कि आप क्या? ठीक है शक्ति जी, मैं वही बात ठीक है, समय की कमी है। बासिक जी, क्या इन सारी चिंताओं को ध्यान में रखा गया है? आंध्रा के लोगों की जो दिक्कतें हैं और जिस नक्सल समस्या की
समस्या को इतना गंभीर माना जा रहा है, उन सारी चिंताओं को ध्यान में रखा गया? समय की कमी है। देखिए जिस तरह से ये बना है वहाँ बहुत ज्यादा समस्या बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा समस्या। आज वहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई, व्यापारी लोग इतने फोन करके शिकायत कर रहे थे कि जो हैदराबाद है उसको वो चाह रहे थे कि वो केंद्र शासित हो जाए, तो शायद कि आराम से बिजनेस लोग करेंगे। लोग यूँ कह रहे हमारे लिए दिल्ली में जगह ढूंढो, हमारे ये जोड़ो, इस तरह का अभी से माहौल हैदराबाद के अंदर है, क्योंकि वहां सिर्फ झगड़े होंगे, वहां पर अब कुछ नहीं होगा। इस तरह का मैदान बनता है। ये सवाल आप करें बीजेपी समर्थन क्यों दी? जब झगड़ा होगा, ये तो आपको बोलना नहीं चाहिए, जब झगड़ा होगा तो फिर आप समर्थन देंगे तेलंगाना के राज्य क्यों बनवाया? लेकिन सवाल यह है कि जब डिस्क्रिमिनेशन होता है जहां भी, तो इस तरह का उत्पाद होता है जल्दी से। अब जहां जल्दी से वही कर रहा हूं, हैदराबाद के लेके बात करें, उसको अलग से रखना चाहिए। हैदराबाद की बात नहीं, हैदराबाद ठीक है, समय की कमी है। ब्रजेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा, कहीं चूक हो गई? कुछ मानते हैं अंदर से, अंतरात्मा क्या कहती है? जी नहीं, ये अच्छी बात है और हिस्टोरिक डे है कि तेलंगाना का फाइनली जो है आज क्रिएशन निर्माण हुआ है। लोकसभा का प्रसारण रोकना गलती हो गई, मान लीजिए, गलत किया, नहीं संसद छावनी में तब्दील गलत किया है, मान लीजिए। नहीं, जो भी होता है और उसकी वजह से अगर कोई हिंसात्मक कोई घटना नहीं चलता है तो अच्छी बात ही होती है वो। चलिए ठीक है, सभी मेहमानों का शुक्रिया था कि कहीं न कहीं हिंसा कुछ हो जाए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। भारत नहीं बोल पाएंगे फिर देश में बच्चा क्या, कहाँ स्पेशल पैकेज भी दिया गया भाई, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए। कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब 1 घंटे में मिलना मुश्किल है, और राजनीतिक जब हो मसला, वोट बैंक का मामला हो, तो यह बात जाहिर है कि हर कोई अपना नफा नुकसान ही देखता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप चैनल 1 न्यूज।